हजारों साल पुरानी एक राजकुमारी जिसने शैतान से सौदा किया और जिसे जिंदा दफन कर दिया गया। लेकिन क्या होगा जब आज की दुनिया का एक लालची इंसान उस प्राचीन श्राप को गलती से जगा दे? क्या यह महज एक खोज है या कयामत की शुरुआत? आज की कहानी है द ममी। कहानी की शुरुआत होती है लंदन के एक आधुनिक कंस्ट्रक्शन साइट से, जहां जमीन के 26 मील नीचे खुदाई करते वक्त मजदूरों को कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। यह एक प्राचीन मकबरा है जो क्रूसेडर नाइट्स की कब्रों से भरा हुआ है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है, यह मकबरा पानी से आधा भरा हुआ है और यहाँ की लाशें मिस्र यानी इजिप्ट से जुड़ी हुई हैं। आखिर इजिप्ट के राज लंदन की मिट्टी के नीचे क्या कर रहे हैं? तभी वहाँ एक रहस्यमय डॉक्टर डॉ हेनरी जेकेल की एंट्री होती है। वह इस साइट का कब्जा ले लेते हैं और हमें ले जाते हैं हजारों साल पीछे प्राचीन मिस्र की गलियों में। यहाँ हम मिलते हैं राजकुमारी अहमानत से। अहमानत खूबसूरत थी, चालाक थी और बेहद क्रूर थी। वह फिरौन के सिंहासन की इकलौती वारिस थी और पूरी दुनिया पर राज करना चाहती थी। लेकिन उसकी किस्मत तब पलट गई जब फिरौन के घर एक बेटे ने जन्म लिया। अब वह सिंहासन अहमानत का नहीं, उस छोटे बच्चे का होने वाला था। सत्ता की भूख और नफरत में अंधी होकर अहमानत ने एक खौफनाक फैसला लिया। उसने मौत के देवता सेठ के साथ एक समझौता किया। उसने अपनी इंसानियत त्याग दी और खुद को अंधेरे के हवाले कर दिया। उसे सेठ को एक इंसान के शरीर में इस दुनिया में वापस लाना था ताकि दोनों मिलकर मानवता पर राज कर सकें। लेकिन इससे पहले कि उसका यह काला अनुष्ठान पूरा होता, उसे पकड़ लिया गया। उसकी सजा मौत से भी बदतर थी। उसे जिंदा ममी बनाकर मिस्र से हजारों मील दूर इराक मेसोपोटामिया के एक सुनसान रेगिस्तान में दफन कर दिया गया। अब सीन शिफ्ट होता है वर्तमान इराक में, जहां हम मिलते हैं हमारे हीरो निक मॉर्टन और उसके साथी वेल से। ये लोग आर्मी में तो हैं, लेकिन इनका असली काम है प्राचीन कीमती चीजें चुराना और उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचना। निक एक ऐसा इंसान है जो खतरे को खुद दावत देता है। वह अपनी एक वन नाइट स्टैंड पार्टनर जेनी हेल्सी का एक नक्शा चुराकर इस खतरनाक इलाके में पहुंच जाता है जहां आतंकियों का कब्जा है। आतंकियों से बचने के लिए निक एक हवाई हमले की मांग करता है। धमाका इतना जोरदार होता है कि जमीन फट जाती है और नीचे से निकलता है वही मकबरा जिसे सदियों से छुपा कर रखा गया था। जेनी वहां पहुंचती है और निक को धोखेबाज बुलाती है, लेकिन जैसे ही उनकी नजर उस मकबरे पर पड़ती है, सबकी बोलती बंद हो जाती है। जेनी समझ जाती है कि यह कोई साधारण मकबरा नहीं है। जब वे नीचे उतरते हैं तो उन्हें सोने चांदी के बजाय मरकरी से भरा हुआ एक कुआं मिलता है। जेनी बताती है कि प्राचीन लोग बुराई को रोकने के लिए पारे का इस्तेमाल करते थे। यहाँ मूर्तियां बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ देख रही हैं और उन पर भारी जंजीरें बंधी हैं। निक को लगता है कि वहाँ खजाना है, लेकिन जेनी चिल्लाकर कहती है, यह मकबरा नहीं है, यह एक जेल है। निक अपनी आदत से मजबूर होकर एक चेन को गोली मार देता है, जिससे सदियों पुराना संतुलन बिगड़ जाता है। अचानक पारे के कुएं से एक विशाल पत्थर का ताबूत बाहर निकलता है। उसी पल हजारों मकड़ियां वेल पर हमला कर देती हैं और उसे काट लेती हैं। माहौल में एक अजीब सी भारीपन और डर फैल जाता है। निक को अंदाजा भी नहीं है कि उसने किसे आजाद कर दिया है। जैसे ही वे उस ताबूत को मिलिट्री प्लेन में लोड करके लंदन की तरफ उड़ान भरते हैं, आसमान काला होने लगता है और हजारों कौवे विमान की तरफ बढ़ने लगते हैं। श्राप अपना काम शुरू कर चुका है। अचानक निक के साथी वेल की हरकतें बदलने लगती हैं। वह किसी गहरी नींद या सम्मोहन में दिखाई दे रहा है। अचानक वेल एक चाकू निकालता है और अपने ही कमांडर पर हमला कर देता है, लेकिन निक उसे शांत करने की कोशिश करता है। अंत में वेल को रोकना नामुमकिन हो जाता है और निक को न चाहते हुए भी उसे गोली मारनी पड़ती है। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। बाहर से हजारों काले कौवों का एक झुंड किसी मिसाइल की तरह विमान के इंजन से टकरा जाता है। विमान के दोनों इंजन फेल हो जाते हैं और वह तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगता है। पूरे केबिन में अफरातफरी मच जाती है। निक के पास केवल एक पैराशूट है। बिना एक पल सोचे वह पैराशूट जेनी को पहना देता है और उसे विमान से बाहर धकेल देता है। कुछ ही सेकंड बाद विमान जमीन से टकराकर चकनाचूर हो जाता है। दृश्य बदलता है
एक मुर्दा घर में, जहां विमान हादसे में मारे गए लोगों की लाशें रखी हैं। निक का शरीर भी एक बॉडी बैग में बंद है। लेकिन तभी निक अचानक गहरी सांस लेते हुए उठ बैठता है। उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं है। जेनी, जो वहां उसे आखिरी बार देखने आई थी, उसे जिंदा देखकर दंग रह जाती है। निक को खुद समझ नहीं आ रहा कि वह मौत के मुंह से वापस कैसे आया, और उसे मरे हुए वेल का साया दिखाई देता है। वेल उसे चेतावनी देता है कि वह श्रापित हो चुका है और वह अब अहमानत का चुना हुआ है। अहमानत को अपना अधूरा अनुष्ठान पूरा करने के लिए निक के शरीर की जरूरत है। अहमानत का पुनर्जन्म उधर विमान हादसे वाली जगह पर तबाही का मंजर है। मलबे के बीच से वही ताबूत दोबारा बाहर आता है, लेकिन अब वह बंद नहीं है। अहमानत आजाद हो चुकी है, लेकिन वह अभी भी एक सूखी हुई मम्मी की शक्ल में है। उसे अपनी ताकत वापस पाने के लिए इंसानी जिंदगियों की जरूरत है। वह वहां मौजूद रेस्क्यू टीम के लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर देती है और उनकी जीवन शक्ति को सोख लेती है। जैसे जैसे वह लोगों का खून पीती है, उसका शरीर दोबारा से एक खूबसूरत औरत का रूप लेने लगता है। अहमान अब सिर्फ एक चीज की तलाश है, स्टोन ऑफ सेट, और वह खंजर जिससे वह निक की बलि देकर मौत के देवता को धरती पर उतार सके। उसे पता है कि निक कहाँ है, और वह अपनी लाशों की सेना लेकर उसकी तरफ बढ़ रही है। निक को अब समझ आता है कि वह भागा नहीं जा सकता, क्योंकि वह प्राचीन रानी अब उसके साए की तरह उसके साथ है। श्राप का साया और खौफनाक हकीकत निक को अब समझ आ चुका है कि उसकी जिंदगी अब उसकी अपनी नहीं रही। उसे हर तरफ मरे हुए वेल का साया दिखाई दे रहा है, जो उसे बार बार चेतावनी दे रहा है कि वह अहमानत का चुना हुआ यानी है। निक भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि अहमानत उसके दिमाग पर कब्जा कर चुकी है। वह उसे एक ऐसी पुरानी चर्च की ओर खींच रही है जहां क्रूसेडर नाइट्स ने सदियों पहले उस जादुई खंजर को छुपाया था। जेनी निक को समझाने की कोशिश करती है कि यह सब महज इत्तेफाक नहीं है। वह उसे बताती है कि जिस राजकुमारी को उन्होंने आजाद किया है, उसने अपने पिता और उनके नवजात बच्चे की हत्या सिर्फ सत्ता के लिए कर दी थी। और जेनी उस पुराने कब्रिस्तान और चर्च पहुंचते हैं। वह निक को अपनी ओर बुलाती है और उसे मेरे प्यार कहकर पुकारती है। वह निक की बलि देकर अपना अनुष्ठान पूरा करना चाहती है। निक एक मरे हुए सैनिक से लड़ते हुए किसी तरह अहमानत के चंगुल से निकलने की कोशिश करता है। वह जैसे किसी अदृश्य जंजीर से अहमानत से बंध गया है। सब कुछ खत्म होने वाला होता है, तभी अचानक वहां कुछ नकाबपोश सैनिक पहुंचते हैं। ये लोग आधुनिक हथियारों और जाल का इस्तेमाल करके अहमानत को काबू में करने लगते हैं। निक और जेनी हैरान रह जाते हैं कि ये लोग कौन हैं और इन्हें इस प्राचीन श्राप के बारे में कैसे पता। सैनिकों की टीम अहमानत को बेहोश कर देती है और निक को भी अपनी गिरफ्त में ले लेती है। उन्हें एक गुप्त ठिकाने पर ले जाया जाता है, जो लंदन की गलियों के नीचे बना एक हाईटेक अंडरग्राउंड बेस है। यहाँ निक की मुलाकात फिर से डॉ. हेनरी जेकेल से होती है और जेकेल उसे बताते हैं कि वह एक ऐसी संस्था का हिस्सा है जिसका नाम है प्रोजीडियम। इनका काम दुनिया भर में छिपी ऐसी ही प्राचीन बुराइयों को ढूंढना, उन्हें कैद करना और जरूरत पड़ने पर खत्म करना है। जेकेल निक को एक कड़वी सच्चाई बताते हैं, तुम कोई बीमारी नहीं हो निक, तुम एक जरिया हो जिसके माध्यम से दुनिया की सबसे बड़ी बुराई जन्म लेने वाली है। जेकेल निक को बताते हैं कि जेनी असल में उनके लिए ही काम करती है। निक को बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसे लगा था कि जेनी उसकी परवाह करती है, पर यहाँ तो हर कोई उसे एक केस स्टडी की तरह देख रहा है। जेकेल समझाते हैं कि अहमानत को मर्करी के इंजेक्शन देकर सुलाया जा रहा है ताकि उसकी बॉडी का विच्छेदन किया जा सके। उनके लिए अहमानत कोई इंसान नहीं, बल्कि एक वायरस है जिसे नष्ट करना जरूरी है। लेकिन निक का क्या? जेकेल साफ कर देते हैं कि निक के अंदर जो श्राप है वह कोई मामूली जुकाम नहीं है। उसे सेट के अवतार के रूप में चुना गया है। जेकेल का मानना है कि मानवता को बचाने के लिए निक की कुर्बानी देनी पड़ेगी। वे निक को मारना चाहते हैं ताकि सेट कभी इस दुनिया में मांस और खून का रूप न ले सके। निक नोटिस करता है कि डॉ. जेकेल दवा नहीं ले पाते और उनकी आंखों की पुतलियां बदलने लगती हैं। उनका दूसरा व्यक्तित्व मिस्टर हाइड बाहर आ जाता है। हाइड एक क्रूर और ताकतवर राक्षस है जो निक को मारने के बजाय उसके साथ साझेदारी करना चाहता है।
वह निक को अपनी टीम में शामिल होने का लालच देता है। तबाही और बर्बादी की टीम। हाइड निक पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। लैब के अंदर एक भयानक लड़ाई छिड़ जाती है, जहां निक अपनी जान बचाने के लिए एक ऐसे पागल वैज्ञानिक से लड़ रहा है जो पल भर में अपनी शक्ल बदल लेता है। पानी के अंदर से अहमानत के जिंदा किए हुए ममी सैनिक निक और जेनी पर हमला कर देते। अहमानत खुद वहां प्रकट होती है। इससे पहले कि निक कुछ कर पाता, अहमानत जेनी को पानी की गहराई में खींच लेती है। निक उसे बचाने के लिए पानी में कूदता है, पर अहमानत की शक्तियां उसे रोक देती हैं। जेनी की मौत निक के दिल को झकझोर देती है और यहीं से निक के अंदर की शांति पूरी तरह खत्म हो जाती है। जेनी को खोने का गम निक को पागल कर देता है, लेकिन उसके पास शोक मनाने का वक्त नहीं है। अहमानत उसे घसीटते हुए क्रूसेडर्स के उस असली मकबरे तक ले आती है, जहां वह पत्थर छिपा है। अहमानत निक को लुभाती है। वह कहती है कि अगर वह खुद को सेट के हवाले कर देगा तो वह उसे मौत पर जीत दिलाएगी। वह उसे एक ऐसा भगवान बना देगी जिसके सामने पूरी मानवता घुटने टेकेगी। निक के सामने जेनी की बेजान लाश पड़ी है और अहमानत उससे वादा करती है कि वह जेनी को वापस ला सकती है, लेकिन इसके बदले उसे अपनी आत्मा देनी होगी। जेकेल की बातें याद आती हैं कि बुराई एक इन्फेक्शन है और इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, त्याग। अहमानत निक को चूमने की कोशिश करती है और खंजर से उसकी बलि देने के लिए बढ़ती है। वह खंजर अहमानत के हाथ से छीन लेता है। सबको लगता है कि निक उस पत्थर को तोड़ देगा, लेकिन निक जानता है कि पत्थर तोड़ने से जेनी वापस नहीं आएगी। वह खंजर खुद को मार लेता है और निक के शरीर में मौत के देवता सेट की आत्मा समाने लगती है। उसकी आंखें बदल जाती हैं। उसका शरीर इंसानी सीमाओं को पार कर जाता है। वह अब पूरी तरह से इंसान नहीं रहा, वह खुद एक राक्षस बन चुका है। देवता बनाम दानव अहमानत खुश हो जाती है कि उसका चुना हुआ आखिरकार जाग गया है, लेकिन उसकी खुशी पल भर की है। निक, जिसके अंदर अब सेट की शक्तियां हैं, अहमानत के काबू में नहीं आता। वह अहमानत को गले लगाता है, लेकिन प्यार से नहीं बल्कि नफरत से। वह अहमानत की सारी जीवन शक्ति को सोखना शुरू कर देता है। अहमानत का शरीर धीरे धीरे फिर से एक सूखी हुई ममी में बदलने लगता है। वह चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन निक नहीं रुकता। वह उस बुराई को उसी के तरीके से खत्म कर देता है। अंत में अहमानत एक झूल भरी लाश बनकर जमीन पर गिर जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा खतरा टल गया है, लेकिन निक ने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। वह जेनी की बेजान लाश के पास जाता है। उसका दिल अभी भी उस इंसान के लिए धड़क रहा है जिसने उसे एक बेहतर आदमी बनने की प्रेरणा दी थी। निक अपनी नई और खौफनाक शक्तियों का इस्तेमाल करता है और जेनी के शरीर में फिर से जान फूंक देता है। जेनी की आंखें खुलती हैं। वह जिंदा हो जाती है, लेकिन जब वह निक को देखती है तो वह डर से पीछे हट जाती है। निक अब वह पुराना निक नहीं रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा साया है और उसकी आंखों के अंदर दो पुतलियां दिखाई दे रही हैं, जो इस बात का सबूत है कि उसके अंदर एक दानव बस चुका है। वह जेनी से कहता है कि वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन वह अब एक राक्षस बन चुका है और उसे यहाँ से जाना होगा। जेनी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन निक रेत के एक बवंडर में गायब हो जाता है। हेनरी जेकेल को देखते हैं। अहमानत के सूखे हुए शरीर को फिर से मरकरी के कुंड में डाल दिया गया है, जहां उसे फिर से कैद कर लिया गया है। जेकेल जेनी से बात करते हुए कहते हैं, कभी कभी एक राक्षस को हराने के लिए दूसरे राक्षस की ही जरूरत होती है। रेगिस्तान की ओर कहानी के अंत में हम देखते हैं कि निक रेगिस्तान की अनंत गहराइयों में अपने पुराने साथी वेल के साथ घोड़ों पर सवार होकर जा रहा है। हाँ, निक ने वेल को भी जिंदा कर दिया है, लेकिन वह अभी भी एक अनडेड साया ही है। वेल निक से पूछता है कि अब उनका अगला सफर क्या है और वे कहाँ जा रहे हैं। निक वही पुराना बेफिक्र अंदाज अपनाते हुए कहता है, कहाँ है तुम्हारा एडवेंचर का सेंस, और वे दोनों रेत के तूफानों के बीच गायब हो जाते हैं। निक अब दुनिया भर में फैले हुए श्रापों और बुराइयों को ढूंढने और उन्हें खत्म करने के मिशन पर निकल पड़ा है। वह अब मानवता का रक्षक भी है और उसका सबसे बड़ा खतरा भी। दोस्तों, यह थी द ममी की रोमांचक कहानी। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या निक को अपनी शक्तियां वापस देनी चाहिए थी या नहीं। मिलते हैं
अगली फिल्म के साथ।